Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। मैं आशीष, आपका फिजिक्स टीचर, आज फिर आपके पास आया हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। बच्चों, मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब बचे हुए टॉपिक्स को हम सिलसिलेवार ढंग से रेगुलर इंटरवल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों देखिए, कूलम्ब्स लॉ को जो हम सीखते हैं, कूलम्ब्स लॉ का जो डेफिनेशन हम देखते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब दो चार्ज पार्टिकल्स को किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है विद इन अ मीडियम, है ना, तो वे दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, है ना, उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलता है, ठीक है। लेकिन चूंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम जो नॉर्मल फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला जो हम पढ़ते हैं बच्चों, कूलम्ब्स लॉ से हमें यही फार्मूला मिलता है ना, कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड विद इन अ मीडियम विथ अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये फार्मूला लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, ठीक है। यही हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलता है। लेकिन बच्चों, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब भी दर्शाना होगा तो उसके साथ साथ में हमें उसका मैग्नीट्यूड भी और एज वेल एज उसका डायरेक्शन, दोनों क्वांटिटीज़ को हमें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन भी दिखाना होगा। यहाँ पर तो हमने डायरेक्शन कहीं नहीं दिखा रहा, यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं देख सकते हैं, है ना। फोर्स का कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं मिलता है कूलम्ब्स लॉ के जनरल फार्मूला से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का जनरल फार्मूला जो है वो एक स्केलर फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि उसमें स्केलर क्वांटिटीज, देखिए सारी क्वांटिटीज़ क्या है, स्केलर हैं, चार्ज और डिस्टेंस ये सब वगैरह, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो हमें किसी स्केलर फार्मूला को वेक्टर फार्मूला में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल है, डिस्टेंस को वेक्टर के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में दिखाएंगे, ठीक है। और इस कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फार्मूला को वेक्टर फार्मूला में चेंज करेंगे। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, देखिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम दो चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं, Q1 और Q2, ठीक है, जिनका पोजीशंस है, Q1 मान लीजिए A किसी पॉइंट A पर है, और Q2 सपोज कीजिए किसी पॉइंट B पर है, ठीक है। और QA और B यानी Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है ना। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, बहुत सारे बच्चे ये छोटे छोटे चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में, और इनमें बुक्स की बहुत बड़ी गलती होती है। बुक्स भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, खासतौर पे रेफरेंस बुक तो बहुत कन्फ्यूज करते हैं बच्चों को। देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ये फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यानी जो डिस्टेंस का यूनिट फैक्टर है उसके डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए पहला चार्ज हमारा है Q1, इस Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे फोर्स लगाते हैं। तो Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स का नाम देखिए, डायरेक्शन देखिए, पहले दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो रिपल्सन होगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में, इस दिशा में रिपल्सन होगा, इस दिशा में, ठीक है। इस दिशा में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स का नाम है F12। F12 का मतलब क्या, देखिए मैंने वहाँ लिखा है, F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या फोर्स ऑन 1 बाई 2, ठीक है। तो चार्ज, फर्स्ट चार्ज Q1 चार्ज पर एक जो फोर्स लग रहा है किसके चलते, Q2 चार्ज के चलते, उसका नाम हमने रखा है F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 यानी Q1 बाई चार्ज Q2, ठीक। सिमिलरली बच्चों, Q1 में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो भी Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। किस फोर्स से रिपेल करेगा, उस फोर्स को हम यहाँ लिखते हैं इस, और देखिए रिपल्शन का डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, है ना, आप डायरेक्शन देख सकते हैं। इस डायरेक्शन जो रिपेल करेगा उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा है, F21, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1, ठीक है। F21 फोर्स ऑन 2 बाई 1, ये हम समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे, Q1 पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F12,
Q2 पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F21, ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है R। अब यहाँ हम डिस्टेंस को भी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के रूप में दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसलिए बच्चों देखिए हमें A से B तक जाना है, ठीक है, तो कितनी तरह से हम जा सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में हमें जाना है तो एक बच्चा A से B तक जा रहा है और एक बच्चा B से A तक आ रहा है, तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन हुआ ना। हम अगर A से B तक जा रहे हैं किसी एक दिशा में, तो B से A तक आने के लिए उसकी विपरीत दिशा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में आना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हम फोर्स को ये भी हमें दिखाना होगा कि जो फोर्स F21 है, ठीक है, वो किस ओर एक्ट कर रहा है, वो इस ओर एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स किसके वजह से है, 2 के वजह से है, किस पर है, 1 पर है ना। तो हम उसके डिस्टेंस वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी यहाँ पर F12 नाम देंगे। अब यहीं पर देखिए बच्चों कन्फ्यूजन होता है, रेफरेंस बुक्स क्या कर देते हैं, F12 R21 कर देगा, F12 के जगह F12 के लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या यूनिट फैक्टर दिखाता है उसे R21 लिख दिया जाता है ना। हम यहाँ पर एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। देखिए तो सबसे पहले बच्चों देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने लिखा F12 इक्वल्स टू F21, चूँकि मैग्नीट्यूड तो फोर्स का बराबर होगा, चाहे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो या फोर्स ऑन 1/2 हो, ठीक है। जितना फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा, ये हम जानते हैं क्योंकि ये दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, है ना, ये हम जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ से हम ये जानते हैं, है ना। तो इसीलिए हम दोनों का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। F12 और F21 को हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताना होगा कि हम फोर्स हमारा किधर जा रहा है, किस ओर फोर्स लग रहा है, उसको डायरेक्शन बताने के, उसके डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सहारा लेते हैं। लेट माना कि R12 एक यूनिट वेक्टर है जो किधर पॉइंट हो रहा है, यानी पॉइंट मतलब जो किस दिशा में हम आगे बढ़ रहा है, वो एक्ट कर रहा है टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2। तो देखिए आप इसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई ये लिख दे R12, इसका मतलब क्या है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है जो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, जो ये बता रहा है कि आपकी फोर्स की दिशा किधर है। तो हम बोल सकते हैं टुवार्ड्स 1 की ओर। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे हम, टुवार्ड्स 1, और इसको फ्रॉम टू। देखिए बच्चों 1 की ओर, कहाँ से, 2 से, है ना, टुवार्ड्स 1 फ्रॉम 2। तो टुवार्ड्स 1 फ्रॉम 2, देखिए R12 का डायरेक्शन क्या होगा, R12 का डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स 1, देखिए 1 की ओर इधर, है ना, कहाँ से, 2 से। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन R12 का। और R21 हम बोलेंगे यानी टुवार्ड्स 2, यानी 2 की ओर, कहाँ से, 1 से। तो 1 से हम 2 की ओर कैसे जाएंगे, देखिए ये 1 से हम 2 की ओर इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में, तो ये R21 हो गया, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, R12। यानी अगर हम A से B की ओर जाए, यानी जो फोर्स A से B की ओर एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होना चाहिए, तो A से B की ओर एक्ट कर रहा है मतलब टुवार्ड्स 2, यानी कि Q2 की ओर जा रहा है फ्रॉम 1। तो जो फोर्स Q1 से Q2 की ओर जा रहा है यानी F21, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R21, ठीक है। और जो फोर्स Q2 से Q1 की ओर जा रहा है यानी B से A की ओर जो जा रहा है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या यूज करेंगे, R। फोर्स ये देखिए कौन है, 1 2, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 1 2, R12, यानी टुवार्ड्स 1 फ्रॉम 2। तो देखिए सिंस इक्वेशन 1 इज ए स्केलर इक्वेशन, चेंजिंग इट टू वेक्टर फॉर्म। अब स्केलर इक्वेशन में तो मैग्नीट्यूड होता है ना, अब डिस्प्लेसमेंट का या फिर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी हमें बताना था, तो हमने उसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो देखिए कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, बस F12 इक्वल्स टू, देख लीजिए यहाँ पर क्या हमने पुट किया, ये रहा यूनिट वेक्टर जो कि फोर्स के डायरेक्शन में काम करता है। तो फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा काम करेगा, F12 है, तो यूनिट वेक्टर भी हम क्या लेंगे, R12, ठीक है। और ये हमारा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। तो देखिए जब हम किसी स्केलर को किसी डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं उसमें, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो देखिए ये स्केलर इक्वेशन था फोर्स का, और हमने उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, वो डायरेक्शन ही बताने लगा। इतनी दूरी से हमें पता चलता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू हमें क्या देता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू हमें डायरेक्शन बता रहा है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं एक पार्ट बता रहा है आपको मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दूसरा पार्ट ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर आपको बता दे रहा है फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन। तो हमें मिल गया ये एक वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इसे इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं,
इसी प्रकार से जैसे हमने F12 निकाला यानी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, उसी प्रकार से हम फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो भी हमें क्या मिलेगा, है ना। अब F21 इस फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऐड कर रहा है, देखिए तो ये यूनिट वेक्टर F21 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर ऐड कर रहा है, R21। यहाँ F21 तो यहाँ R21, वहाँ F12 तो वहाँ R12। इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि NCERT भी इसी तरह से इसे डिराइव किया है। ठीक है, इसीलिए मैं भी NCERT को फॉलो करता हूँ, तो मैंने भी उसी तरह के एजम्पशंस लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों ये दोनों डायरेक्शंस क्या है, एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो अगर डायरेक्शंस इक्वल एंड अपोजिट हैं, हाँ, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कोई भी हो, R12 हो या R21 हो, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और वो किसके बराबर होता है, 1 के। ऑल यूनिट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, तो कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो R12 भी एक यूनिट वेक्टर है, R21 भी एक यूनिट वेक्टर है, तो दोनों ही यूनिट वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 हो गया, है ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं, तो बचा क्या, आप दोनों में क्या रिलेशन दे सकते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, इसलिए हम इन दोनों को R12 को हम लिख सकते हैं -R21 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज दोनों की इक्वल हैं, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ क्या लगा दिए, माइनस साइन लगा दिए। ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन लगाने से दोनों का, अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल था ही, और माइनस साइन ये बता रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन उनका डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए साइन हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो बस इसी को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसका यूज करते हुए हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को, देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 बिकम्स इस इंफॉर्मेशन का R12 इक्वल्स टू -R21, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो R12 की जगह इक्वेशन 2 में हमने क्या डाल दिया, R21 डाल दिया। ठीक है, अब जरा आप इससे हमने इक्वेशन 4 बना लिया, इससे हमने क्या बनाया, इक्वेशन 4। अब जरा आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कीजिए बच्चों। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आप ये पाइएगा कि ये सारा वैल्यू, देखिए सारा का सारा वैल्यू क्या है, एक जैसा है। देखिए जो ये वैल्यू है वही वैल्यू हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, उस माइनस को छोड़ दिया जाए तो वही वैल्यू मिल रहा है। अब आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है ना, यहाँ R21 है और यहाँ क्या है, R12 है। लेकिन बच्चों ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। R12 और R21 का क्या हमने लिया है, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस में डाल रखा है ना। तो मॉडुलस में डाल रखा है मीन्स व्हाट, कि हम वहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो R12 हो या R21 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, वैल्यू। तो वैल्यू तो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ही R12 भी है और R21 भी है। R12 और R21 इन दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड लिया जाए तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए और बी के बीच की दूरी के। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर R21 का मैग्नीट्यूड लिया जाए या R12 का मैग्नीट्यूड लिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोनों मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। और बाकी के बचे हुए सब कुछ क्या हो गया, देखिए यूनिट वेक्टर भी सेम हो गया, सब कुछ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये पूरा किसके बराबर है, F21 के बराबर है, और हमें भी यहाँ पर वही मिल रहा है, इक्वेशन 3 के सारे वैल्यूज मिल जा रहे हैं। तो हम इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है F12 इक्वल्स टू माइनस F21। इसकी जगह हम F21 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने यहाँ वही समझाया है कि R12 और R21 दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। इसलिए आप ये मत बोलिएगा सर यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 21 लिया है आपने और यहाँ पर 12 लिया है तो डिफरेंस है। नो, R12 एंड R21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की जगह पर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर F12 इक्वल्स टू माइनस F21। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे अच्छे से। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बच्चों देखिए हमारा अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या हम उसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों,
ये दोनों नाम एक ही क्वांटिटी के हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए या फिर आप उसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में परमिटिविटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। अगर आपने वीडियोज़ को सही से देखा होगा, ठीक से देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट इज़ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, नाम कुछ है और इसका काम कुछ है ना। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का मतलब मैंने क्या बताया था कि हर मीडियम का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी न किसी एक्सटेंट तक रेजिस्ट करता है। तो कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस लेवल तक, किस हद तक रेजिस्ट कर रहा है, कितना उसको दबा रहा है या कितना उसको रोक रहा है, मैंने अच्छे से आपको डायग्राम बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म्स में आपको समझाया था कि कितने लाइंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कितना लाइंस को आगे पास करने दे रहा है। इस तरह से मैंने आपको परमिटिविटी को अच्छे से समझाया था। तो आप फिर से एक बार उसे रिकॉल कर लीजिए। अगर इस टॉपिक को आप समझने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप परमिटिविटी क्या होती है उसे अच्छे से समझ लीजिए। अब रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए रिलेटिव का मतलब ही होता है तुलनात्मक, है ना, जब हम तुलना कर रहे हों। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब अब हम यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग मीडियम्स की परमिटिविटीज़ को तुलना करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि वो स्पेस के रिस्पेक्ट में, यानी वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में किस लेवल तक, कितना ज़्यादा या कम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करेंगे या अपोज करेंगे, है ना। तो वही हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो डेफिनेशन भी देखिए मैंने वहाँ वही लिखा है। डेफिनेशन क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 देखिए, द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a material or medium is the ratio of its absolute permittivity and the absolute permittivity of free space। यानी जैसा कि मैंने कहा है ना, हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। तो स्पेस की अपनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, और कोई मीडियम है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई मीडियम है, उसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ, तो जो मैंने पहले ही कहा था, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसका तुलना करके हम ये बताएंगे कि वो फ्री स्पेस की तुलना में कितना ज़्यादा या कितना कम है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। उसे हम एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर से भी कुछ लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ लोग कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे ही कहा जाता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटीज ऑफ अ मीडियम टू दैट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, एप्सिलॉन आर या के इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट क्या है मैंने वहाँ लिख दिया है और आप समझते हैं अच्छे से। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट भी वही कह रहा है मैंने अभी जो डिस्कस किया है ना, कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज डिक्रीज रिलेटिव टू वैक्यूम। अब ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस टॉपिक के डिस्कशन में बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो डेफिनेशन ही हुआ है ना, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो करता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी का हम यूज कहाँ करेंगे, हम उसको किस चीज़ को समझने में हम रिलेटिव परमिटिविटी का यूज कर सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है रिलेटिव परमिटिविटी का। बच्चों ध्यान से आप याद कीजिए, मेरे पुराने वीडियोज़ को आप रिकॉल कीजिए, आप उसको एक बार देख भी सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा अगर इस टॉपिक को यहाँ पर इस वीडियो को समझ रहा है, इस टॉपिक को देख रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा पहले जा करके मेरी पुरानी वीडियो जहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटीज़ को समझाया है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की समझ अगर आपको नहीं है तो आप अच्छे से इसे नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं जितना ईजी हो सके उतना ईजी मैं एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए बच्चों, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें एक फैक्टर, एक वैल्यू बताता है कि किसी भी मीडियम में जब हम 2 पॉइंट चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, क्या वो फोर्स जब हम उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे तो उसके बराबर होगा। बच्चों हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे मिनिमम पॉसिबल परमिटिविटी होती है। मैंने बताया था परमिटिविटी के टॉपिक में,
है ना, कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी, स्पेस की या फ्री स्पेस की या वैक्यूम या एयर की, है ना। तो ये जो वैल्यू मैंने बताई थी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी किसी मीडियम की इस वैल्यू से बड़ी नहीं, इस वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती है। छोटी मीन्स देखिए, परमिटिविटी का मतलब ही है रेजिस्टेंस टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि स्पेस जो है वैक्यूम या फिर हमारा एयर, मैंने एयर को भी हम वैक्यूम जैसा ही समझते हैं, ठीक है। तो एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम जो है वो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस पोज करता है किसके पाथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को सबसे कम रेजिस्ट कौन सा मीडियम करता है, तो फ्री स्पेस या वैक्यूम करता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब परमिटिविटी क्या बता रहा है कि कितना कोई मीडियम रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर स्पेस सबसे कम रेजिस्टेंस पोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, तो इससे एक बात और हम समझ सकते हैं कि स्पेस के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो भी सबसे कम होगी, क्योंकि परमिटिविटी रेजिस्टेंस को का पैमाना है, रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रेकल का पैमाना है कि कितना कोई मीडियम ऑब्स्ट्रेकल या रेजिस्टेंस पोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इट मीन्स अगर कोई मीडियम कम रेजिस्टेंस पोज कर रहा है तो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी कम होगी। अगर कोई मीडियम ज़्यादा रेजिस्टेंस पोज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस को आगे बढ़ने में ज़्यादा रोकता है, ज़्यादा दिक्कत करता है, तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, हायर परमिटिविटी होगी, है ना। तो यहाँ पर तो ये मैंने देखिए रिकॉल करा दिया पिछले टॉपिक को, है ना, एक तरह से फिर से मैंने रिकॉल करा दिया। चलिए, तो फिर आप समझ जाइए इसको अच्छे से अब कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, और किसी की कम है तो कम। और पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि स्पेस से कम किसी की परमिटिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेस मिनिमम मिनिमम रेजिस्टेंस पोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर स्पेस मिनिमम रेजिस्टेंस पोज कर रहा है तो उसकी परमिटिविटी भी क्या हुई, मिनिमम हुई, ठीक है। नाम पे कन्फ्यूज मत होइएगा, परमिटिविटी मीन्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पर परमिशन देना नहीं। लोग सोच लेते हैं परमिटिविटी मीन्स कितना परमिट कर रहा है, ऐसा जबकि नहीं है, ये एकदम रॉन्ग इसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो सही से हम यहाँ पर अब समझ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम अदर देन हम एयर या वैक्यूम, अदर देन एयर या वैक्यूम हम कोई भी मीडियम रखें, पहले दो चार्ज पार्टिकल्स को हमने मान लीजिए सपोज कीजिए वैक्यूम में रखा, उस समय हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को उतनी ही दूरी पर हम किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे और हम फिर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड में, फोर्स की वैल्यू में कोई डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें फोर्स इक्वल देखने को मिलेगा? खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए। देखिए, फोर्स के फॉर्मूला को आप रिकॉल कीजिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटिंग द चार्जेज, है ना। और तीसरा चीज़ क्या था कि फोर्स किस पे और डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ फोर्स, फोर्स को पैदा कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को पैदा करता है और कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट कर रहा है, और जो भी मीडियम होगा अदर देन वैक्यूम वो वैक्यूम से ज़्यादा ही रेजिस्ट करेगा, तो अगर कोई भी मीडियम हम लें अदर देन वैक्यूम तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स पैदा करता है, तो इसका मतलब फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रहा है। यानी कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस की तुलना में ज़्यादा रेजिस्ट करता है, जिसके कारण हम जब दो पॉइंट चार्जेज को फाइनाइट डिस्टेंस पे किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी कुछ वैल्यू से, किसी फैक्टर से कुछ गुना, है ना, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक का यही इंपॉर्टेंस है कि हम यहाँ ये बताएंगे कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स या दो पॉइंट बॉडीज़ को फाइनाइट डिस्टेंस पर किसी मीडियम अदर देन वैक्यूम पे हम रखेंगे, ठीक है, तो फोर्स किस फैक्टर से रिड्यूस होगा, यानी फोर्स कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कितनी गुना वो कम होगा या कितना गुना वो रिड्यूस हो जाएगा, हम यहाँ पर यही बताएंगे। बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, फोर्स इंक्रीज कभी कर ही नहीं सकता है अगर हम मीडियम अदर देन वैक्यूम लें तो। कारण वही है, आप जानते हैं, क्योंकि हर मीडियम वैक्यूम की तुलना में ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा और फोर्स को वैक्यूम की तुलना में ज़्यादा रोकेगा, कम करेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए सेकेंड टॉपिक था भी यही, मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर से पढ़ देता हूं, आप उसे देखिए अच्छे से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फैक्टर, ठीक है, वो फैक्टर है ना, वो
वो फैक्टर है बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेज इज डिक्रीज्ड रिलेटिव टू वैक्यूम। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। चलिए इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे हम। अब यहाँ पर इक्वेशंस के टर्म में समझेंगे कि हम ये जो बोल रहे हैं इन बातों का क्या मतलब है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स से, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फोर्स से भी हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए तो चलिए हम यहाँ पर मानते लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जो कि r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। अभी हमने क्या लिया है, मीडियम, हमने मीडियम लिया है, द फोर्स एक्टिंग इन दैट मीडियम, कोई मीडियम लिया है m, ठीक है। तो हमने कोई भी मीडियम m लिया है तो उस मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में Fm इक्वल्स टू 1/4πε_m। देखिए ε m लिया है हमने यहाँ पर क्योंकि ये परमिटिविटी क्या होगी, उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। जब हमने मीडियम कुछ और लिया है तो परमिटिविटी भी इस मीडियम की होगी, ε m Q1 Q2/r², इसे इक्वेशन 1 माना, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों उसी इक्वेशन को देखिए, इन इक्वेशन 1 ε m क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मीडियम की। चलिए अब उसी मीडियम को हम मीडियम को क्या चेंज करके देंगे, इस बार वैक्यूम कर देंगे। अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस को इस बार वैक्यूम में लेते हैं तो क्या होगा उसके बीच में, तो FV यानी फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप देख सकते हैं इसे हमने इक्वेशन 2 माना। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, यानी हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 से 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ सिनेरियो, ये वैल्यूज क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वैल्यू क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिला देखिए तो FB/FM यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम बाई फोर्स एक्टिंग बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल्स इन द मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, εm/ε0। और देखिए बच्चे बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी εr और k, उसका मतलब क्या था, εm/ε0 था ना वही मतलब। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, εm/ε0 के जगह क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं या εr लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना किस तरह से फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स व्हेन द मीडियम इज चेंज्ड, जब हमने मीडियम को चेंज किया तो फोर्सेस किस तरह से डिपेंड कर रहा है, किस पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ द मीडियम m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Fm इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/k इंटू FV। इट मीन्स दैट इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट द फैक्टर बिटवीन 2 पॉइंट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम m हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ k। देखिए k दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब 1/k टाइम्स फोर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओरिजिनली फोर्स क्या था वैक्यूम में, FV था, FV, और FV 1/k टाइम्स हो जा रहा है किसका, FM का, ठीक है, FM बना देगा। यानी फोर्स इन मीडियम जो है वो फोर्स इन वैक्यूम से 1/k टाइम्स क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कम है या ज़्यादा है हम कैसे समझ सकते हैं, आप समझिए सबसे पहले k क्या है भाई, εm/ε0, सबसे पहले समझिए। तो k की मैक्सिमम k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k की वैल्यूज पे हम देखते हैं। देखिए k इक्वल्स टू क्या है, k इक्वल्स टू हमने यही लिया ना εm/ε0, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, यही मतलब था k का, या εr जो भी है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या इसे समझ सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है सपोज दैट, और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो आप देखिए ध्यान से, ε0 जो है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, किसी भी मीडियम की। तो मतलब स्पेस की के लिए परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है। तो स्पेस की परमिटिविटी सबसे मिनिमम है, मतलब क्या होगा, ऊपर में जो भी मीडियम ले, हम एयर ले लें, वाटर ले लें, है ना, ग्लास ले लें, कोई भी मीडियम ले लें, वुड ले लें, कोई मीडियम ले लें हम ऊपर में न्यूमरेटर में, तो कोई भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी किसी मीडियम की, वो ε0 से हमेशा ज़्यादा होगी, यानी ε0 हमेशा कम होगा और εm हमेशा ज़्यादा होगा। ऑलवेज याद रखिएगा, εm इज ऑलवेज ग्रेटर देन ε0, और εm अगर ε0 से ज़्यादा ग्रेटर देन, यानी क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा, हमेशा ग्रेटर देन 1, फ्रैक्शन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1, और इन दोनों का ही ना फ्रैक्शन है k, है ना। तो अगर न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो k हमेशा क्या होगा बताइए, k विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
क्योंकि के ही एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है और ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। आप समझ गए होंगे के की कोई भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं के जो भी होगा वो 1 से बड़ा होगा और 1 बाई समथिंग कुछ भी जो 1 से बड़ा है वो क्या कर देगा, इस वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। जैसे 1/2 टाइम्स ऑफ एफ बी इक्वल टू एफ एम, 1/3 टाइम्स ऑफ एफ बी इक्वल टू एफ एम, यानी क्या हो रहा है, फोर्स इन वैक्यूम कितना भाग हो जा रहा है, 1/k टाइम्स हो जा रहा है और 1/k क्या हो गया, उसको रिड्यूस किया। और हम इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम जो होगा वो k टाइम्स होगा फोर्स इन मीडियम का, यानी कि फोर्स इन मीडियम कम है उसमें k मल्टीप्लाई करने से हमें एफ बी मिलता है। फोर्स इन वैक्यूम हमें प्राप्त करना है तो हमें मीडियम में जितना फोर्स लग रहा है उसे k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, उस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी। ठीक है, और बच्चों यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हर मीडियम की अपनी अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि देखिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है, एक रेशियो है जिसमें एप्सिलॉन एम जो है हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। एयर के लिए एप्सिलॉन एयर या ग्लास के लिए एप्सिलॉन ग्लास, एप्सिलॉन जो भी मीडियम होगा उसके लिए अपनी परमिटिविटी की वैल्यू होगी और वो ये रेशियो क्या होगा उसके हिसाब से चेंज करता जाएगा। रेशियो कुछ भी हो, कितना भी चेंज हो, लेकिन बच्चों याद रखिए वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को, है ना, स्पेस की तुलना में ज़्यादा रेजिस्ट करता है। और रेजिस्टेंस की इसी कैपेसिटी को, कि कितना कैपेबिलिटी है किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को रेजिस्ट करने की, उसी प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम की स्पेस की परमिटिविटी की तुलना में हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए ये रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना कि रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यही था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को निकाला, पूरा समरी हम यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो किसके बराबर है, के। तो हम यहाँ पर एक समरी, हम इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं और इन दोनों को, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और बच्चों यहीं पर देख लीजिए के को फोर्स के टर्म में डिफाइन किया, वहाँ पर हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटीज के रेशियो के टर्म में डिफाइन किया था यहाँ पर, और यहाँ देखिए बच्चों हम किसके टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स के टर्म में। तो व्हाट इज के इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो हम बोल सकते हैं कि के का मीन्स, उस रेशियो को देखिए यहाँ पर, उस रेशियो को, फोर्स इन एयर या वैक्यूम, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर या वैक्यूम बाय फोर्स इन द मीडियम। कोई दिक्कत बच्चों? तो हमें के पॉइंट नंबर 2 से पता चला कि के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कौन कौन सी वैल्यू देता है। तो चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो बच्चों हमने अब तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे। हमने असल में 2 पॉइंट्स देखे थे। अब देखिए बच्चों, मैं और कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पूरी समझ रखने के लिए। बच्चों देखिए, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। मैं भी जब छोटा बच्चा था इस टॉपिक में पर्सनली मैं बहुत कन्फ्यूज था। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे अच्छे से टाइम दे करके मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कूलम्ब्स लॉ का एक मॉडिफाइड फार्मूला है ना, क्योंकि हमने देखा कि फोर्स को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। फोर्स का एक रिलेशन मिला हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में। अभी पिछले पॉइंट्स में, सेकंड पॉइंट में हमने फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन देखा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड विद इन अ मीडियम, उसके फॉर्मूला को हम कैसे यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं, उसको अल्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि फोर्स एफ एम यानी फोर्स इन मीडियम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं के इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही ना रेशियो है, के का वैल्यू यही होता है। तो फिर हम ये क्या लिख सकते हैं कि मीडियम की परमिटिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने उसी फार्मूला को एप्सिलॉन एम के जगह पे क्या लिख दिया, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एक मॉडिफाइड फार्मूला डिराइव कर लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ये उठता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हम एक फार्मूला जानते ही हैं, है ना, तो हमें इस फार्मूला की क्या जरूरत है, हम इसके क्यों यूज करेंगे, क्यों बेमतलब का हम वहाँ पर के का वैल्यू के टर्म में, के के टर्म में हम लाएंगे एप्सिलॉन एम को, है ना। तो बच्चों आप याद कीजिए, पुरानी वीडियो उसको आप देखिएगा और आप याद कीजिए कि क्या अंतर है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में।
आप गौर कीजिए, देखिए सिर्फ स्पेस का आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी याद कीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो देखिए कैसी वैल्यू जा रही है ना, आ रही है ना। और जरा फोर्स के फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, 1/4πε0, इस वैल्यू को हम 9 इंटू 10⁹ के टर्म्स में सॉल्व करके जानते हैं, हम पहले से जान रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू है कि 9 इंटू 10⁹, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं। तो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन हमारे लिए कम हो जाता अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट रखते, लेकिन हमारे पास क्या एप्सिलॉन एम है, तो हर मीडियम का एप्सिलॉन एम तो अलग अलग होगा। अब उतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ को आप वहाँ डालिए और आपको एप्सिलॉन एम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा हर कुछ के लिए, सारा कुछ वो आप वहाँ, यहाँ पर आप 9 इंटू 10⁹ नहीं यूज कर सकते, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, वहाँ पर आपको एप्सिलॉन एम पुट करना होगा। इसीलिए हम उस एप्सिलॉन एम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी सी वैल्यू देगा और वो बड़ी सी वैल्यू को वहाँ पर पुट करने पर कैलकुलेशन एकदम लेंदी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ईजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, हम उस फार्मूला को के टर्म में चेंज करते हैं। अब देखिए के क्या है, के तो रेशियो है, के हमेशा के का वैल्यू आपको दिखेगा, देखिएगा आप अलग अलग मीडियम्स के लिए, मैं आगे के अगले चैप्टर में इसे नोट करवाऊंगा, आप नोट कीजिएगा, 10, 20, 30, 40, 80, इस तरह ETC, इस तरह से आप देख सकते हैं कि के वैल्यू जो हैं वो इंटीजर्स के रूप में, इस तरह के इंटीजर्स या फ्रैक्शन को भी कोई जो भी है, ये छोटे छोटे वैल्यूज हमें मिलते हैं के। तो के की वैल्यूज अगर हमें छोटी छोटी मिल रही हैं 10, 20, 30 के ऑर्डर में, और एप्सिलॉन एम तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना, तो उसे वहाँ पर पुट करना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम एप्सिलॉन एम को के टर्म में बदल करके इस फार्मूला को मॉडिफाई कर दिया हमने, और ये मॉडिफाइड फार्मूला हमारा कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। इसके लिए हम पूरा का पूरा वैल्यू 9 इंटू 10⁹ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिख दी। ठीक है, तो आप पॉइंट नंबर 3 समझ गए होंगे कि कूलम्ब्स फोर्स को हम मॉडिफाई क्यों करते हैं, टू मेक आवर कैलकुलेशन ईजी। वी मेक एप्सिलॉन एम वी कन्वर्ट एप्सिलॉन एम इन टर्म्स ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इज 1। देखिए तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये बस ये तो मैंने अभी समझा ही दिया है ना कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स व्हाट, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्री स्पेस की डाइलेक्ट्रिक फ्री स्पेस का के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी फ्री स्पेस के लिए, तो फिर फ्री स्पेस में एप्सिलॉन एम भी क्या हो जाएगा, मीडियम क्या है फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस के लिए हम एप्सिलॉन एम को क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें क्या देगा 1। तो देखिए आप देख सकते हैं फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू क्या हमें मिली 1। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम या एयर इज ग्रेटर देन 1। ये तो मैंने बड़े अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना, पॉइंट 2 को ही एक्सप्लेन करने के क्रम में मैं आपको बताया मैंने कि के की वैल्यू जो होगी है ना, के की वैल्यू स्पेस या एयर या वैक्यूम को छोड़ करके किसी मीडियम के लिए हमेशा के की वैल्यू 1 से क्या होगी बड़ी होगी। तो के इज द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ना, फॉर एनी मीडियम अदर देन स्पेस एयर या वैक्यूम। तो इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस कर लिया है। 6 टॉपिक देखिए क्या लिखा है मैंने, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, बच्चे बहुत इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि इस टॉपिक को इस चैप्टर में ही पढ़ना है, चैप्टर 1 में, और चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 2 कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल्स, वहाँ पर भी आपको इसे पढ़ना है। आप वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस के टर्म में पढ़िएगा, वहाँ पर उसके रेशियोज के टर्म में आप पढ़िएगा, और यहाँ पर हमने परमिटिविटीज़ के टर्म में पढ़ा है। तो ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगले चैप्टर में जब हम चलेंगे तो हम यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया इस चीज़ को हमने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस विच वी शैल स्टडी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट यूनिट ऑफ के। तो देखिए बच्चों के क्या है, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट है। इसकी जो भी यूनिट होगी और इसकी जो भी यूनिट होगी वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी है ना। और किसी भी रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर हम रेशियो निकालें है ना, सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो, ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटीज़ का रेशियो जो भी यूनिट्स रहा होगा, यूनिट कैंसिल आउट हो गया, और जब यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैंने उसे ही लिख दिया बीइंग अ रेशियो, चूँकि के क्या एक रेशियो है, इट हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
ठीक है बच्चों, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस के लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। For latest notification and update, subscribe our channel and press the bell icon.